नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के पेपर 10th डेमोग्राफी के संबंध में चर्चा करेंगे। आज हम जनानिकीय संक्रमण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर बात करेंगे। आर्थिक विकास की परिवर्तन प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इन अवस्थावार परिवर्तनों का सीधा प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर भी पड़ता है। इस संदर्भ में विकास की प्रकृति आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक होती है। जैसा कि सीपी ने इसे जनानिकीय संक्रमण की संज्ञा दी है। जनानिकीय संक्रमण का आशय वह वस्तु जो अभी स्थिर नहीं हुई है और बदल रही है उसे संक्रमण कहेंगे। वस्तुतः जनानिकीय चरों यथा प्रजननशीलता, मरणशीलता, प्रवास आदि में स्थिरता नहीं है। वे समय समय पर बदलती रहती है और इसी आधार पर किसी देश की जनसंख्या वृद्धि में अनेक अवस्थाओं की प्राप्ति होती है और प्रत्येक देश की जनसंख्या को एक एक करके इन विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरना ही पड़ता है। कालक्रम में जनसंख्या की एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक की प्रवृत्तियों का अध्ययन जनानिकीय संक्रमण के नाम से विदित है। इस दृष्टि से इसे प्रक्रिया का सारांश के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे जनसंख्या सिद्धांत के रूप में नहीं माना जाता। इस दृष्टि से हमारा अध्ययन कार्य मात्र विवरणात्मक है, भविष्यवाणी नहीं करता, और दूसरा आर्थिक विकास के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करता है। किंतु अब जनानिकीय संक्रमण को जनसंख्या सिद्धांत के रूप में समझा जाने लगा है और इसे जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत अथवा शुद्ध प्रजननशीलता में परिवर्तन का सिद्धांत कहने लगे। इस दृष्टि से सिद्धांत की मूल अवधारणा ये है कि जब से मनुष्य इस धरती पर आया है उसकी संख्या में कैसे, कब और कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ इस विश्लेषण में उक्त दोनों ही दृष्टिकोणों का समावेश करने का प्रयास किया गया है। जनानिकीय संक्रमण कुछ पहलू, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सम फैक्ट्स। जनानिकीय संक्रमण के वर्गीकरण के संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्री 3 अवस्थाओं तो कुछ अर्थशास्त्री 4 अवस्थाओं और अन्य अर्थशास्त्री 5 अवस्थाओं के मत के हैं। वस्तुतः विकास की अवस्थाओं में अंतर विशेष महत्व का नहीं है क्योंकि सिद्धांत का आधारभूत दृष्टिकोण एक ही है। जनानिकीय संक्रमण के सैद्धांतिक प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर C.P. ब्लैकर, कार्ल मार्क्स, लॉन्ड्री, वॉरेन थॉमस, फ्रैंक नॉटेस्टीन और डोनाल्ड काउलिंग इत्यादि को जाता है। जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत आर्थिक विकास के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों को सामान्यतः 3 अवस्थाओं में स्पष्ट करता है। ये इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई देश आर्थिक विकास पथ पर अग्रसर होता है तो उस देश की जनसंख्या को निम्न वृद्धि यानी विकास की प्रथम अवस्था कहेंगे। उच्च वृद्धि दर जिसे विकास की दूसरी अवस्था, और अंत में निम्न किंतु स्थिर वृद्धि यानी विकास की तृतीय अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि की इन अवस्थाओं को हम निम्नलिखित रेखाचित्र में दिखा सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है। लॉन्ड्री, नॉटेस्टीन, थॉमसन के मत 3 अवस्था वाले जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत के हैं। इस प्रकार इस रेखाचित्र में OX एक्सिस पर आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर और OY एक्सिस पर जनसंख्या वृद्धि दर ली गई है और ये वक्र बताता है कि जो 3 अवस्थाएं हैं वो निम्न, मध्यम और उच्च किस प्रकार से प्राप्त होती है। आगे हम व्याख्या करेंगे कि C.P. ब्लैकर की जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार उन्होंने बताई है। C.P. ब्लैकर ने विकास की इन अवस्थाओं को 5 खंडों में वर्गीकृत किया है। पहला है ऊंची स्थिरता, हाई स्टेशनरी फेज। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था बहुत ही गरीबी की स्थिति में होती है। समाज में निम्न शिक्षा स्तर, संयुक्त परिवार प्रणाली, धर्मांता, नवीनीकरण के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। लोग गंवार, वहमी, भाग्यवादी होते इसलिए उन्हें संतुति निरोध यानी वर्थ कंट्रोल के तरीकों से चिढ़ होती है। व्यावसायिक ढांचा प्राथमिक व्यवसाय होता है और प्रमुख उद्योग कृषि होता है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। ऐसे समाज या देश की अंतर संरचना बहुत ही पुराने ढंग की होती है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल नहीं होता है
और साथ ही साथ घरेलू व्यापार की स्थिति भी अच्छी नहीं होती, और साथ ही साथ ऊंची और जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची होती है। यद्यपि मृत्यु दर में प्राकृतिक निरोधों के कारण उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, और दोनों के ही अनियंत्रित और ऊंचा रहने के कारण जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जनसंख्या में स्थायित्व बना रहता है। यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह अकाल, महामारी, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक साधनों से नष्ट हो जाती है, और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विश्व के लगभग सभी देश इस अवस्था से मुक्त हो चुके हैं। दूसरी अवस्था प्रारंभिक अवस्था, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज। इस अवस्था में धीरे धीरे समाज का विकास होना शुरू होता है, समाज में नई नई बातें आने लगती है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सामाजिक परंपराओं में कमी आती है, शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नवीनीकरण को स्वीकार किया जाने लगता है, जिसके कारण समाज की अंतः संरचना में भी सुधार आने लगता है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, यातायात और संचार के साधनों में सुधार और कृषि में भी सुधार की स्थिति दृष्टिगोचर होने लगती है। इस अवस्था में जन्म दर तो अधिक होती है, लेकिन मृत्यु दर में ह्रास होने लगता है, जिससे जनसंख्या दर में वृद्धि होती है। अगर वर्तमान समय में हम देखें तो मेडागास्कर और सोमालिया इसी अवस्था से प्रभावित है। विकास के बाद की अवस्था, अगर हम तीसरी अवस्था का बात करें तो लेट एक्सपेंडिंग फेज। इस अवस्था में परंपरावाद में कमी और समाज में आधुनिकता की अधिक स्वीकृति होती है, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे ऊंचा होता है, संयुक्त परिवार प्रणाली की जड़ें कमजोर हो जाती है और कृषि का आधुनिकीकरण होता है, यातायात और संचार के साधनों में अधिक सुधार होता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि आती है। इस अवस्था में जन्म दर में ह्रास, किंतु मृत्यु दर में अधिक तेजी से कमी होने के कारण जनसंख्या में अधिक तेजी से वृद्धि होती है, और इस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। फिर भी जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन की स्थिति प्राप्त होने लगती है। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान, इराक, कुवैत आदि देश इसी अवस्था में है। भारत भी अब इस अवस्था से प्रभावित है। नेक्स्ट चौथी अवस्था है नीची अवस्था, यानी लो स्टेशनरी फेज। उच्च शिक्षा स्तर, समाज में आधुनिकीकरण, लोगों में नए विचार, नई धारणाएं स्वीकार कर ली जाती है, वे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत तेजी से घटती है, समाज में पूर्णता औद्योगिकरण प्राप्त हो जाता है, कृषि और प्रकृति पर भी निर्भरता कम हो जाती है, यातायात और संचार के साधनों का विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था की अंतः संरचना में विकास आता है। इस प्रकार से मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही दरों में कुछ सीमा तक नियंत्रित कर लिया जाता है, जिससे संतुलन बना रहता है, लेकिन भविष्य में जनसंख्या के घटने का डर बना रहता है। पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में इसी अवस्था में है। नेक्स्ट है घटने वाली अवस्था, यानी डिक्लाइन फेज। इस अवस्था में समाज पूरी तरह से आधुनिक हो जाता है, उद्योग और कृषि दोनों का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, यातायात संचार साधनों के स्तर भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची हो जाती है, साक्षरता लगभग 100% होती है, और इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नीचे हो जाती है। कभी कभी तो मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से नीचे हो जाती है, जिससे जनसंख्या का आकार भी घटने लगता है। वर्तमान समय में डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी आदि इसी अवस्था में है। प्रोफेसर सीपी ब्लैकर द्वारा विश्लेषित आर्थिक विकास के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस रेखाचित्र में OX एक्सिस पर हमने समय को लिया है और OY एक्सिस पर जन्म दर और मृत्यु दर ली है। किस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची से नीची होती जाती है, जन्म दर में भी कमी आती है और मृत्यु दर धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, और इस प्रकार से जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था है वो कई अवस्थाओं से गुजरती है। थैंक यू सो